हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम हमारे अतीत का लेसन नंबर 6 उपनिवेशवाद और शहर एक शाही राजधानी की कहानी रीड कर रहे थे। इसके 2 पेजेस मैंने आपको रीड करवा दिए थे। यहाँ तक ये सारा नई दिल्ली से पहले और कितनी दिल्लियाँ थी, ये सारे पॉइंट्स हम रीड कर चुके। अब हम आएंगे हमारा जो मैंने आपको एक अतीत का ध्वंस ये भी रीड कर लिया था। अब हमने जो पढ़ना है वो हमारा टॉपिक होगा एक नई राजधानी की योजना। अंग्रेज दिल्ली के सांकेतिक महत्व को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने बहुत सारे भव्य आयोजन किए। अंग्रेज जानते थे कि दिल्ली का एक बहुत ज़्यादा महत्व है भारतीय लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर किए। वायसराय लिटन ने 1877 में रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार आयोजित किया। वैसे तो अभी भी ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी, किंतु इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में ही क्यों हुआ? मतलब रानी विक्टोरिया को यहाँ पर जैसे वो बता रहे हैं कि लिटन ने 1870 में रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए जो एक आयोजन किया था, एक दरबार जो एक बड़ा भव्य आयोजन किया था, तो वो कलकत्ता में ना कर दिल्ली में किया। तो ऐसा क्यों किया? विद्रोह के समय अंग्रेज़ों को लगने लगा था कि लोग मुगल बादशाह को अभी भी महत्व देते हैं और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का 1857 के बागियों और मुगल बादशाहों मुख्य केंद्र दिल्ली में पूरी शान के साथ प्रदर्शन किया गया। इसीलिए क्या गया कि जो लोग बागी हो गए थे, मुगल बादशाह को अभी भी अपना राजा मानते थे, उन लोगों को दिखाने के लिए कि तुम्हारी जगह पर ही जो बादशाहों को मुख्य केंद्र दिल्ली रहा है, वहाँ पर ही बागी लोगों को और बादशाह को दिखाने के लिए वहाँ पर ही इसको रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित किया गया था। मतलब उन लोगों को नीचे दिखाने के लिए। जब जॉर्ज पंचम को 1911 में इंग्लैंड का राजा घोषित किया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन किया गया। जॉर्ज पंचम को 1911 में इंग्लैंड का राजा घोषित किया था और दिल्ली में इसका एक आयोजन किया गया था। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले की घोषणा भी इसी दरबार में की गई थी। यानी घोषणा की गई थी 1911 में, कलकत्ता को छोड़ के अब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली शहर को बसाया गया। यानी जो उस समय का दिल्ली शहर था, उसके दक्षिण के एरिया में, दक्षिण दिशा में एक रायसीना नामक पहाड़ी है, उस पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का बसाव किया गया, नई दिल्ली बसाई गई। एडवर्ड लटेंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों ने नई दिल्ली, ये क्वेश्चन मैं आपको भेजती भी हूँ, ध्यान रखना। ही शॉर्ट मैंने बताया कि दिल्ली की संरचना या दिल्ली का वो जो क्या कहते हैं, एक तरीके से जो कहते हैं ना आर्किटेक्ट किसे तैयार करने के लिए दिया गया था, तो एडवर्ड लटेंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का नक्शा तैयार किया। मतलब किसने इसने ये लटेंस और बेकर ने, एडवर्ड लटेंस और हर्बर्ट बेकर ने, इन्होंने नई दिल्ली का सारा ढांचा तैयार किया था, नक्शा तैयार किया था। नई दिल्ली स्थित सरकारी क्षेत्र में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महत्व तक जाने वाला किंग्स वे बनाया गया। यानी कि नई दिल्ली में सरकारी क्षेत्र में 2 मील जितना चौड़ा रास्ता वायसराय के महल, यानी अब जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, उस समय वायसराय महल कहलाता था, वहाँ तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया 2 मील चौड़ा, जिसे किंग्स वे बताया जाता है। ठीक है, और अब इसका नाम क्या है? राजपथ। उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के विभिन्न दौर की झलक नजर आती थी, किंतु इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान यानी 5वीं शताब्दी के ईसा पूर्व का ही नजर आता था। जैसे वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची के बने बौद्ध स्तूप की बनावट से प्रेरित था और उसके साथ लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्पी से मिलती थी, किंतु नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी आवश्यक थी। अतः वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा था वायसराय के महल की इमारत शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंची हो।
भाई उन्होंने कहा भारत की जो सबसे ऊंची जामा मस्जिद है उससे भी ज़्यादा वाइसराय के महल की इमारत होनी चाहिए। ऐसा करना कैसे संभव था? नई दिल्ली का निर्माण लगभग 20 वर्षों में हुआ। एक ऐसा शहर बनाने की मंशा जो शाहजहानाबाद से बिल्कुल हटकर हो। शाहजहां ने जिसे बसाया था, जो उस समय की दिल्ली थी, और उस दिल्ली के दक्षिण दिशा में नई दिल्ली का बसाव किया गया था, तो वो उसको शाहजहां से बिल्कुल हटकर बनाना था, जिसमें भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले और सकरी गलियां ना हो। शाहजहांबाद में बहुत भीड़ भाड़ थी और गलियां सकरी थी। अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, भीड़ भाड़ कम हो और गलियां भी चौड़ी चौड़ी हो, सकरी गलियां ना हो। दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कें और बड़े बड़े परिसरों के बीच विशाल इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में भाग दौड़ दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ नजर आता था। अंग्रेजों का मानना था कि गंदे इलाके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत है। इससे बचने के लिए नई दिल्ली में बेहतर जल आपूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था की गई थी। उसमें हरियाली भी ज़्यादा थी। वहाँ पेड़ लगाए गए और बड़े बड़े पार्क बनाए गए, जिससे कि ताज़ी हवा और ऑक्सीजन लगातार मिलती रहे। अब आप यहाँ पर देखेंगे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में अंतर बता रहा है। पुरानी दिल्ली में क्या कहते हैं, भीड़ भाड़ वाला मोहल्ला था, सकड़ी गलियाँ थी, और नई दिल्ली में चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, खुले बड़े बड़े इमारतें थी और पार्क थे। ये सारे अंतर एक क्वेश्चन बनेगा जिसमें बताया जाएगा कि वह नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली की इमारतें किस प्रकार से भिन्न थी। अब विभाजन के समय जीवन। 1947 में भारत के विभाजन के साथ नई सीमा के दोनों ओर आबादी बड़ी संख्या में विस्थापित हुई। फलस्वरूप दिल्ली की आबादी बढ़ गई, लोगों के रोजगार बदल गए और शहर की संस्कृति एकदम अलग हो गई। आज़ादी और बंटवारे के कुछ समय भीतर ही भीषण दंगे शुरू हो गए। दिल्ली में हजारों लोग दंगे के शिकार हुए और उनके घर बार लूटकर आग के हवाले कर दिए गए। मुसलमान दिल्ली से पाकिस्तान जाने लगे और उनकी जगह सिख और हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। शाहजहानाबाद में लावारिस मकानों को अपने कब्जे में करने के लिए शरणार्थियों के झुंड घूमने लगे। कई बार तो उन्होंने मुसलमानों को भाग जाने और अपनी संपत्ति बेचने के लिए बाध्य भी किया। यानी जो लोग पाकिस्तान से आए थे तो वह ये ढूंढने लगे कि कोई मकान खाली हो तो उस पर कब्जा कर ले, और अगर ऐसा भी होता था जब उन्हें खाली नहीं मिलता था वो मुसलमानों को डराकर वहाँ से भगने के लिए मजबूर कर देते थे। दिल्ली के 2/3 मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जिससे करीब करीब 40,000 या 45,000 मकान खाली हो गए थे। कई मुसलमान तो पाकिस्तान जाने की प्रतीक्षा में शिविरों में रहने लगे। उस समय दिल्ली शरणार्थियों का शहर कहलाने लगी थी। दिल्ली की जनसंख्या में लगभग 5 लाख की बढ़ोतरी हो गई थी। जब भारत आज़ाद हुआ था और ये दंगे वगैरह हुए थे, पाकिस्तान से हिंदू और सिख जब भारत आए थे तो दिल्ली में 5 लाख लोगों की बढ़ोतरी हो गई थी। 1951 में यहाँ की आबादी 8 लाख से कुछ ही ज़्यादा थी। अधिकतर लोग पंजाब से आए थे। वे शिविरों, विद्यालयों, फौजी बैरकों और बाग बगीचों में रहने लगे। उनमें से कुछ को तो खाली पड़े घरों पर कब्जा करने का मौका मिल गया। कई लोग शरणार्थी बस्तियों में रहने लगे। लाजपत नगर और तिलक नगर इसी समय बसी हुई बस्तियां थी। दिल्ली में आने वालों की आवश्यकता की आपूर्ति के लिए दुकान और स्टॉल खुल गए। कई नए स्कूल और कॉलेज भी खुल गए। जो लोग यहाँ से गए थे उनकी जगह आए शरणार्थियों के गुण और रोजगार एकदम भिन्न थे। पाकिस्तान जाने वाले बहुत से मुसलमान कारीगर, छोटे मोटे व्यापारी और मजदूर थे। दिल्ली में आए नए लोग ग्रामीण, भूस्वामी, वकील, शिक्षक, व्यापारी और छोटे दुकानदार थे। विभाजन से उनके जीवन और उनके व्यवसाय भी बदल गए। फेरी वालों, पटरी वालों, बढ़ई और लोहारों के तौर पर उन्होंने नए रोजगार अपना लिए। जो आए थे शरणार्थी तो वो क्या थे, वहाँ पे वकील थे, कोई शिक्षक था, कोई ज़मीनों का मालिक था, व्यापारी किसान थे, ग्रामीण थे। यहाँ पर आकर वो फेरी वाले, पटरी वाले, बढ़ई, लोहार आदि रोजगार उन्होंने अपना लिए। इनमें से बहुत से लोगों को व्यवसाय में काफ़ी सफलता भी मिली। पंजाब से आए लोगों के समूह ने दिल्ली के सामाजिक परिवेश को पूरी तरह बदल दिया। उर्दू पर आधारित शहरी संस्कृति नई रुचियों और संवेदनशीलता में खो गई। अब क्या था, पहले मुसलमानों का अधिक जमाव था। अब मुसलमानों के तो आप देख रहे 45 से 40,000 मकान खाली हो गए थे, वो लोग यहाँ से जा चुके थे। तो पंजाब से जो पंजाबी आए, हिंदू आए और उसके अलावा सिख आए, तो इनकी वजह से यहाँ पे जो दिल्ली की संस्कृति थी उसकी वजह से उसमें काफ़ी बदलाव हो गए। उसके बाद पुराने शहर के भीतर, अब इसमें देखेंगे इस समय के बीच इस सब के बीच शाहजहानाबाद का क्या हुआ। शाहजहानाबाद यानी पुरानी दिल्ली जिसे शाहजहां ने बसाया था, और नई दिल्ली जिसे अंग्रेजों ने बसाया था।
मुगलों के काल की प्रसिद्ध इमारतों में केवल घरों में पीने का ताज़ा पानी आता था, अपितु अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाता था। 19वीं सदी में जल आपूर्ति और निकासी की इस शानदार व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। यानी कि पहले तो पीने का ताज़ा पानी भी आता था और अन्य ज़रूरतों के लिए भी पानी पूरा पड़ जाता था। धीरे धीरे इसको नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुओं बावड़ी की व्यवस्था बिगड़ गई। घरेलू कचरे की निकासी करने वाली धाराओं को भी नुकसान पहुंचा था और शहर की जनसंख्या लगातार बढ़ती आ रही थी। यानी कि जो कचरा था उसकी कचरे की निकासी रुकनी शुरू हो गई थी और इसकी वजह से किस वजह से जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो लोग साफ सफाई की तरफ कम ध्यान देना शुरू करते हैं। टूटी फूटी नहरों के कारण इस तेजी से बढ़ती जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। पहले पानी की आपूर्ति पूरी थी, लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ और वहाँ से पंजाब से यानी पाकिस्तान वाले पंजाब से और पाकिस्तान से शरणार्थी आए तो जनसंख्या बढ़ने से नहरों का पानी अब कम पड़ने लगा था। 19वीं सदी के अंत में शाहजहानी नलियाँ बंद कर दी गई। जो पहले की नालियाँ बनी हुई थी वो बंद कर दी गई और उनकी जगह खुली नालियाँ बनाई गई। बहुत जल्दी यह प्रणाली भी चरमराने लगी। अमीर लोगों को सड़क किनारे बहती नलियों और उफनते खुले नालों की बदबू से परेशानी होने लगी थी। दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी एक अच्छी निकासी व्यवस्था पर पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। दिल्ली की जो क्या कहते हैं नगर निगम था, नगर पालिका थी, वो ये व्यवस्था को सुधारने के लिए अपना पैसा खर्च करना नहीं चाहती थी। तथापि उसी समय नई दिल्ली क्षेत्र पर लाखों रुपए खर्च करके निकासी व्यवस्था सुधारी गई। नई दिल्ली में क्या किया गया? लाखों रुपए खर्च करके वहाँ की व्यवस्था को सुधारा गया। हवेलियों का पतन। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल कुलीन वर्ग शानदार हवेलियों में रहता था। 19वीं सदी के मध्य के नक्शे पर कम से कम ऐसी 100 हवेलियाँ नजर आती हैं। ये 4 दीवारी से घिरे दालान और झरनों वाली शानदार इमारतें थी। 17वीं-18वीं शताब्दी में तो बहुत ज़्यादा हवेलियाँ थी, लेकिन 19वीं सदी में जैसे जैसे ब्रिटिशों का जमावड़ा बढ़ता गया ये हवेलियाँ कम होती चली गई। बहुत से परिवार एक हवेली में रहते थे। सुंदर फाटक के अंदर जाने पर हवेली के अंदर आप एक खुले अहाते में पहुंच जाते हैं। ऐसे चारों ओर मेहमानों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक कमरे बने होते थे जिनका इस्तेमाल केवल पुरुष ही करते थे। भीतरी दलान और कमरे परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली का नक्शा बता रहे हैं कि एंट्री करते ही जो बड़े बड़े कमरे होते थे जो आमने सामने चारों तरफ बने थे वो किसके लिए? मेहमानों और कारोबारियों के लिए होते थे। और अंदर की तरफ जाने पे जो कमरे होते थे वो परिवार की औरतों के लिए होते थे। हवेली के कमरों को कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फर्नीचर बहुत कम इस्तेमाल होता था। यहाँ तक कि 19वीं सदी के मध्य तक भी कमर अल दीन खान की हवेली में बहुत सी इमारतें थीं। उनमें गाड़ीवानों, तंबू लगाने वाले, मशालची, खातेदारों, क्लर्कों, घरेलू नौकरों के रहने का इंतजाम था। यानी कमर अल दीन की जो हवेली थी वो इतनी बड़ी थी जिसमें उनके यहाँ गाड़ीवान, तंबू लगाने वाले, डेरे वाले, मशालची, खेतीदार सभी लोग वहीं पर रहा करते थे। उनके रहने का इंतजाम था। बहुत सारे मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशालकाय इमारतों को संभालने की स्थिति में नहीं थे। ठीक है, वही ब्रिटिशों के शासनकाल में वो इन्हें नहीं संभाल पाए। फलस्वरूप हवेलियां बंटने लगी, उनके हिस्सों को नीलाम किया जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्से सड़क की ओर खुलते थे वहाँ दुकानें या गोदाम बना दिए गए। बहुत से हवेलियों पर नए उभरते व्यवसायी वर्ग ने नियंत्रण कर लिया। बहुत सारी हवेलियां मरम्मत न किए जाने के कारण बेकार हो गई। औपनिवेशिक बंगले इन हवेलियों से पूरी तरह अलग थे। ये बंगले एकाकी परिवारों के लिए बनाए गए थे। औपनिवेशिक बंगले यानी ब्रिटिश साम्राज्य के आने के बाद जो नए स्वरूप के बंगले बने थे वो तो इन थोड़े हवेलियों से छोटे होते थे। वो क्या एकाकी यानी सिंगल फैमिली के लिए बनाए गए थे, इसलिए उनमें एक मंजिल की ढलवां छत वाली इमारतें होती थी। ये बंगले आमतौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले स्थान पर बने होते थे। इनमें रहने वाले खाने और सोने के कमरे अलग अलग होते थे। अलग हिस्से में एक लंबा बरामदा होता था। कई बंगलों में 3 और 4 बरामदे बनाए जाते थे। रसोई घर, अस्तबल और नौकरों के क्वार्टर मुख्य मकान से अलग बनाए जाते थे। घर की देखरेख के लिए दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें अक्सर नौकरों या अन्य कारीगरों पर नज़र रखने के लिए बरामदे में बैठा करती थी। ये औपनिवेशिक बंगलों की व्यवस्था बताइए किस प्रकार से होते थे। पहले हवेली की बताई थी कि हवेली किस प्रकार से थी, है ना। अब किसकी बता दी? अब
इनके बता दी क्या कहते हैं औपनिवेशिक बंगलों की। ओके स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको 2 पेजेस रीड करा दिए। इसके बाकी के पेजेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीड कराऊंगी। तब तक आपने वीडियो को देखते हुए अपनी बुक को अच्छे से रीड करना। ओके, गुड डे।